हम लोग स्पाइन सीधी रखेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हर सेवा हर उपकार में निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलो सेवक बन संताप हरे, जो है बिछुड़े भूले भट उनको वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर जाए। चल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम रस बरसाए। शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस भूमि में बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। उपकार में हम जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे समक्ष नीतू जैन उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और हमारे फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्री के तिवारी जी उपस्थित हैं, वो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवायी प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ब्रिजमोहन कुशवाहा जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्री अमरेंद्र कुमार राय उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में निरंजन गुप्ता जी उपस्थित हैं, जो आज के फैकल्टी भी हैं और वो सेमेस्टर 6 कर चुके हैं हमारे कैंपस कोर्स से, एसपस से, उनका स्वागत है आज। और प्रतिमा रॉय भी उपस्थित है, सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त हमारे सामने अरुणा जी उपस्थित है और अरुणा जी 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। कविता तोषनीवाल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं। मोनिका गोयल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। राजश्री हीरामठ जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। रेखा कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। संजय कुमार जी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट, उनका स्वागत है। तनु जैन जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2, उनका स्वागत है। अनीता जैन जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 5 की स्टूडेंट हैं और हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन, इसके अतिरिक्त भी अन्य लोग जो जुड़े हुए हैं, जिनका नहीं
ले पा रहा हूँ, या सुधा पाठक जी इसमें उपस्थित हो, जो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। पिंकी तोमर जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी का स्वागत है। हम लोग समवाई फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के 3 मनीषियों के हम ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर, जो वर्तमान में एस्पस के अध्यक्ष भी हैं, और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सर्राफ सर। इन मनीषियों के अतिरिक्त अन्य गुरुओं से भी हमने शिक्षा ग्रहण किया है, उनके प्रति भी हम कृतज्ञ हैं। तो हम लोग वहां के एक संस्थान का जो एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इसी को आपके माध्यम से पूरे विश्व में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से विधा को जो कम खर्चीली है उसका लाभ समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं आज की क्लास की। हमारे बीच में निरंजन जी उपस्थित हैं, वो पहले भी हमारे क्लास ले चुके हैं, और वो और चाइनीज में ट्रेटाइज 7 में चैप्टर 18 जो 4 लेवल्स ऑफ की एंड पैटर्न ऑफ डिजीज है उस पर चर्चा करेंगे, उस पर वार्ता करेंगे। तो आपका स्वागत है। मैं उनको हैंडओवर कर रहा हूँ। शेयरिंग करना नहीं मेरे पास है सर, हम कर देंगे सर जी। धन्यवाद सर। सबको नमस्ते। कक्षा प्रारंभ करें और कक्षा में प्रवेश करें, तो इसलिए पहले हम लोग आदरणीय अपने गुरुजनों को याद करते हुए इस कक्षा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि उनका ही ज्ञान हम लोग, उसी ज्ञान पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसी ज्ञान को एक से दूसरे से साझा कर रहे हैं, समझाने की समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन गुरुजनों को नमन इसलिए भी है कि आज उनकी वजह से इस विधा में हम लोग इतने अच्छे से काम कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका जो ज्ञान है इतना अच्छे तरीके से हम लोगों को प्राप्त हुआ कि हम उसको समझ के दूसरे तक, अपने दूसरे साथियों तक, जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो उन गुरुजनों को नमन करते हुए इस कक्षा में साथ साथ अपने उपस्थित सभी साथियों को हम नमस्कार करते हैं, सबका स्वागत करते हैं। और इसी के साथ हम लोग इस कक्षा में प्रवेश करेंगे। तो हम लोग TCM की बात कर रहे हैं, हम लोग ट्रेटाइज 7 पे बात कर रहे हैं अभी, जो आदरणीय श्री MP खेमका सर की पुस्तक है। और पूरी की पूरी पुस्तक जो है, एक तरह से कहा जाए तो पूरी की पूरी पुस्तक हमें एक मनुष्य शरीर के डायग्नोस करने में, एक एक ऑर्गन के बारे में विस्तृत जानकारी सर ने डिटेल्स से लिखा है। क्योंकि कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि इतने मतलब कह सकते हैं सुव्यवस्थित तरीके से किसी भी चीज को प्रेजेंट किया हो। क्योंकि अगर अन्य साइंस को देखें तो अभी भी शरीर के अलग अलग भाग को एक एक करके उसकी गुत्थी सुलझाने के विषय में लगे हुए हैं, उसमें महारत हासिल किए हुए हैं। लेकिन अपना जो सिस्टम है वो अपना सिस्टम बताता नहीं। किसी एक ऑर्गन की अगर प्रॉब्लम है, अपने शरीर का कोई एक भाग अगर गड़बड़ है, तो कोई जरूरी नहीं कि वो भाग खुद अपनी वजह से गड़बड़ हो। शरीर का कोई दूसरा भाग, कोई दूसरा ऐसा है जो उसको प्रभावित कर सकता है, उसकी वजह से भी वो प्रभावित हो सकता है। तो अपना सिस्टम जो है, जो चैनल सिस्टम है, जो मेरिडियन सिस्टम है, अलग अलग मेरिडियन सिस्टम है, डाइवर्जन चैनल है, इसके माध्यम से हमें पता चलता है कहीं ना कहीं ये सभी के सभी, जिस तरह से एक परिवार में 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग होते हैं, उसी प्रकार से अपने शरीर में जो ये मेरिडियन सिस्टम है, जो सिस्टम को हम लोगों ने पढ़ा है, जिस सिस्टम को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सभी एक तंत्र के माध्यम से जुड़े हुए, एक सिस्टम के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने अपने हिसाब से, जिनका जो काम है वो अच्छे तरीके से उस काम को अपना सही तरीके से परफॉर्म करते हैं। अगर ये प्रक्रिया, अगर ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम शरीर का जो बना हुआ है, इस सिस्टम में शरीर के अन्य सदस्य जो हमारे अन्य ऑर्गेनल्स हैं, जैसे लंग्स, हार्ट, लीवर, तो सबके अपने अपने काम है। अगर वो सभी अपने अपने धर्म को, एक तरह से धर्म ही, काम को धर्म के रूप से ही जोड़ते हैं, कि अगर वो अपना काम अपने धर्म को समझ के और सही समय पे सही तरीके से उसको अगर परफॉर्म करे, तो ऐसे कंडीशन में हमारे शरीर में बीमारियां नहीं होती, हम व्यवस्थित रहते हैं, हम बैलेंस रहते हैं। तो उसके लिए प्रकृति ने कुछ नियम बनाए हैं। रात बनाया, दिन बनाया, सुबह बनाया, शाम बनाया, उसके हिसाब से हमें बताया गया कि कब हमें सोना चाहिए, कब हमें जागना चाहिए। तो इस सिस्टम को फॉलो करके हम लोग स्वस्थ होते हैं। एक तो सिस्टम है प्रकृति का, और दूसरा सिस्टम यहाँ के मनुष्यों ने, भारत के या चाइनीज विद्वानों ने कुछ ऐसे सिस्टम को उन्होंने सर्च किया, उन्होंने देखा और पाया कि अपने शरीर, अगर हमारी दिनचर्या, हमारे किसी अन्य कारण से हमारे शरीर के ऑर्गन, हमारा सिस्टम
अगर हमारी चीजें प्रभावित होती हैं, तो अगर हम इसको प्रकृति के माध्यम से डायरेक्ट नहीं कर सकते उसको बैलेंस, तो कोई और अन्य माध्यम भी होना चाहिए। तो माध्यम उन्होंने हम लोगों को एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के रूप में दिया। उन्होंने बताया हमारे शरीर में डिफरेंट डिफरेंट पाथवे है, और जितने ऑर्गन है उसके अपने अलग अलग पाथवे हैं और अलग अलग पॉइंट्स हैं। शरीर में अलग अलग पाथवे पे ये एनर्जी रन करती है। तो हम लोग जो बीमारी में ट्रीटमेंट जिस चीज का उपचार करते हैं वो है एनर्जी, जिसको हम लोग की के रूप में जानते हैं। और इसी एनर्जी के बहाव में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो एनर्जी से रिलेटेड हम लोगों ने पिछले कई कक्षाओं में, जैसे 8 गाइडिंग प्रिंसिपल में भी हम लोगों ने बात किया था कि उसमें एनर्जी के अलग अलग 8 मूलभूत सिद्धांत हम लोगों ने देखे थे। और उस मूलभूत सिद्धांत का मकसद ये था कि हमें रोग तक पहुंचना है। तो उसके उस सिद्धांत का यूज करके हम लोग रोग तक पहुंच रहे हैं। लेकिन हम लोग जो बेस है, जो वास्तविकता ये है, तो हम लोग ये जानते हैं कि जो डिसबैलेंस होती है वो एनर्जी की डिसबैलेंस होती है। तो आप लोगों ने इसी टिटाइस 7 में, चूंकि जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं वो बहुत बड़ा नहीं है, 2 या 3 पेज का है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको बात कर लेते हैं, उसको फिर सीधे उस चैप्टर पे चलेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। इसी टिटाइस 7 में आप लोगों ने चैप्टर 4 पढ़ा होगा, आप लोगों ने लाइफ सब्सटेंस के नाम से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि शरीर में जीवन द्रव्य होते हैं। तो इस जीवन द्रव्य को हम लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 तरह के जीवन द्रव्य होते हैं, एक क्वी के रूप में और दूसरा जो है लाइफ सब्सटेंस के रूप में, जो बॉडी फ्लूइड्स के रूप में। तो जो की है और जो बॉडी फ्लूइड्स है उसके अलग अलग भाग है और शरीर में उसके अलग अलग काम है। तो देखिए, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी, इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि शरीर में जो 4 लेवल ऑफ की है, इसमें क्या विसंगतियां हो सकती हैं, क्या विसंगतियां हो सकती है कि उससे हम बीमार हो सकते हैं, उससे हम प्रभावित हो सकते हैं, कौन सी लेवल की में क्या गड़बड़ी होगी और उससे हमारे शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होगा, ये हमको इसमें जानने को मिलेगा। लेकिन अगर आपने टिटाइस 7 में चैप्टर 4 अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए दिक्कत नहीं होगी कि उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा जीवन द्रव्य के बारे में कि एनर्जी मूव करती है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जी होती है। बॉडी फ्लूइड्स में भी ब्लड, आपके लाइफ एसेंस, अन्य चीजें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उसमें होती है। तो देखिए, हमारे शरीर में अगर ये एनर्जी चल रही है, हमारे शरीर के अंदर अगर ये ब्लड है, एसेंस है, बॉडी फ्लूइड्स हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो विसंगतियां होगी, जो डिसबैलेंस होगा, कहीं ना कहीं वो इसी चीज में होगी, या तो की में होगी, या तो बॉडी फ्लूइड्स में, या तो ब्लड लेवल में, या तो लाइफ सब्सटेंस में। इन्हीं चीजों में ये विसंगतियां आ सकती हैं। तो कहने का ये मतलब है कि इस पैटर्न में जब टिटाइस 7 हम लोग पढ़ते हैं तो इन्हीं विसंगतियों के बारे में हम लोग समझने का काम करते हैं, इसी विसंगतियों को हम लोग समझते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा टिटाइस 7 में कि हमारे शरीर में अलग अलग लेवल पर कई प्रकार की होती है जो शरीर में अलग अलग चीजों को परफॉर्म करती है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, तो जो भोजन करते हैं उसको जब हम लोग भोजन, मुंह से अन्न हमारे पेट में, स्टमक में जाती है, तो हम लोग फिर उसका नाम चेंज होता है, वहां पे जाके कोई अन्य की है जो उस पर काम करती है, उस की का नाम है फूड की। यानी जो हम फूड लेते हैं उस फूड की का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है फूड की के रूप में। और फूड की वो जो ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है वो स्प्लीन करती है। वो ट्रांसफॉर्म करने के बाद उस की को ऊपर भेज देती है, रेज करती है। स्प्लीन का काम जब आप लोगों ने पढ़ा होगा, रेजिंग, होल्डिंग, ट्रांसपोर्टिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, कई तरह के काम है उसको। तो वो सीधा ऊपर भेजती है। ऊपर भेजने के बाद वो लंग्स के पास जाती है। लंग्स वहां पे तरह तरह के की का निर्माण करती है। तो जो पहला की है, तो लंग्स उस फूड की में क्या करती है, एयर की मिलाती है। और जब एयर की मिलाती है तो उससे एक की का निर्माण होता है जिसको हम लोग गैदरिंग की के नाम से जानते हैं। यही गैदरिंग की आपकी वाणी को, आपके आवाज को, आपके हाथ पैरों को, आपके शरीर को, मन मस्तिष्क को, सबको संचरण में ये मदद करता है, उसको हेल्प करता है, बोलने में, सांस लेने में, कई सारी चीजों में ये मदद करता है गैदरिंग। तो उसी तरह के की में आपकी डिफेंसिव की तैयार होती है आपके लंग्स में। वहीं पे डिफेंसिव की का कंट्रोलर है। डिफेंस का मतलब है सुरक्षा प्रदान करना। यानी हमारे शरीर में जो डिफेंस मैकेनिज्म में जो प्रभावी रोल अदा करता है वो है लंग्स। वो डिफेंसिव की रन करती है, उसको मदद करता है, उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। इसी तरह से न्यूट्रिटिव की ओरिजिनलिस, अलग अलग की है और अलग अलग की हमारे शरीर में इस तरह से ये काम करती है। तो अगर सपोज डेट आप सोच लीजिए कि आपके शरीर में आपने भोजन किया और आपकी सारी व्यवस्थाएं ठीक है, आपने फूड खाया, फूड की से जो फूड की बनना चाहिए वो बिल्कुल नेचुरल बन रहा है, जितना बनना चाहिए बन गया।
उस फूड की जब वो लंग्स के पास गई तो फिर वहां ब्लड का निर्माण होना है, न्यूट्रिटिव की का निर्माण होना है। उसके लिए न्यूट्रिटिव की में जब ब्लड का निर्माण होता है तो उसमें किडनी भी मदद करती है, की ओरिजिनलिस भी मदद करती है। ये सब पढ़ा होगा आप लोगों ने, पीछे पीछे वाले चैप्टर में इन सब चीजों को पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो विसंगतियां इसी तरह से मूव करती हैं कि इन चीजों में जब गड़बड़ी आ जाए तो शरीर का अलग अलग भाग प्रभावित होता है। तो सपोज डेट मान के चलिए, जैसे हम लोग डिफेंसिव की के बारे में हम लोग उस पे चैप्टर 4 पे बहुत अधिक नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है और चीजें अलग नहीं है। अलग चैप्टर हम लोग देख सकते हैं, चैप्टर 4, चैप्टर 5, 6, 7, 8, लेकिन कोई चैप्टर अलग नहीं है। अगर आप जोड़ेंगे तो सभी चैप्टर एक दूसरे से मिलते हैं, कोई चैप्टर अलग नहीं। तो उस चैप्टर को बताने का मकसद ये है हमारा कि हम लोगों को पता है कि जैसे अगर की के लेवल पे ही बात करें तो की में कई तरह की विसंगतियां होती है। जैसे की में स्टेग्नेशन होता है, की डेफिशिएंसी होती है, की का सिंकिंग होता है, की का कंट्रावेक्शन होता है, की का एक्सेस होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कहने का ये मतलब है कि हम लोग जानते हैं, जब हम लोगों ने पढ़ा था वहां पे डिफेंसिव क्यू के बारे में, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये रेडिफाइड नहीं होती डिफेंस, ये कोर्स होती है। कोर्स का मतलब ये होता है कि ये बिल्कुल मोटी दीवार होती है हमारे शरीर में, और ये हमारे मेरिडियन और इनर लेवल से टॉप मोस्ट भाग यानी बॉडी का जो सुपरफिशियल भाग है उसमें ये प्रोटेक्टिंग लेयर का काम करती है हमारे ठीक स्किन के नीचे। और ये काफी मजबूत है, इतनी दीवार मजबूत है कि कोई आसानी से कोई चीज इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। अगर ये डिफेंसिव की आपके लंग्स अगर प्रॉपर तरीके से बना रहे हैं, किडनी उसको प्रॉपर तरीके से मदद कर रही है, स्प्लीन और स्टमक उसको पोषण दे रही है, तो उसको मतलब भेदना, अगर कोई भी चीज प्रवेश करेगी तो उस डिफेंसिव की को तोड़ के ही प्रवेश करेगी। लेकिन अगर हमारा ये डिफेंस मैकेनिज्म यानी जो हमारे डिफेंसिव की को बना रहा है लंग्स, अगर वो अपना काम सही से कर रहा है, अगर वो ठीक से बना रहा है, लंग्स आपके मजबूत हैं, डिफेंसिव की मजबूत बनेगा। स्प्लीन स्टमक फूड की सही से बना रहा है तो सही से मात्रा में फूड की जाएगा, डिफेंसिव की बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग उपचार करते हैं तो हम लोगों को समझ में आता है ये चैनल की बीमारी, ये जो डिफेंसिव की है कौन बना रहा है, कौन कौन मदद कर रहा है। अगर ये कमजोर पड़ गया तो हमें कहाँ कहाँ ध्यान देना चाहिए, किस किस चीज का उपचार होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा चीज हम लोगों को समझ में आता है। तो हम लोगों ने जाना कि जो डिफेंसिव की है वो हमारे स्किन के लेवल पे यानी बिल्कुल बाहरी भाग पे एक मोटी दीवार तैयार करती है जिससे हम लोग प्रोटेक्ट रहते हैं। तो प्रोटेक्ट किससे होते हैं? तो देखिए, हम लोग आयुर्वेद में अगर बात करते हैं तो जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो कुछ इस ब्रह्मांड में है उसी शरीर रूपी इस पिंड में है। यानी ब्रह्मांड में जितने प्रकार की घटनाएं होती हैं, ठंड होता है, गर्म होता है, ये जितने भी तरह के चेंजेस होते हैं उससे हम प्रभावित होते हैं, तो वो हमें हमारे शरीर को प्रभावित करता है। लेकिन प्रभावित कुछ हद तक तो करता है, ठीक है, ठंड हो रहा है, ठंड लग रहा है, नेचुरल बात है, कोई गड़बड़ी की बात नहीं है। ठंड के समय आपको गर्मी लगे वो गड़बड़ बात है, लेकिन ठंड के समय आपको ठंड लग रहा है वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस ठंड की वजह से आप अगर बीमार हो जाते हैं, आप बार बार बीमार हो जाते हैं, थोड़ी सी गर्मी लगी आप बीमार हो गए, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका ध्यान जाना चाहिए उस डिफेंसिव की पे कि कहीं ना कहीं वो डिफेंसिव की आपकी कमजोर है। तो ऐसे कंडीशन में हमें ध्यान देना चाहिए कि ये डिफेंसिव की कहाँ किस किस जगह पे ये प्रोटेक्ट करती है, ये किस किस तरह से हमारे शरीर को नुकसान कर सकती है। और इस की पे जब आक्रमण होता है, इस की लेवल पे डिफेंसिव की को तोड़ के कोई चीज आती है तो हमारे शरीर में जो बीमारी का नेचर वो तो होता है, वो किस तरह का होता है, एक्यूट लेवल एक्यूट नेचर का होता है, क्रोनिक नेचर का होता है, किस नेचर का होता है, शरीर के वो बाहरी भाग को प्रभावित करता है या शरीर के अंदरूनी भाग को प्रभावित करता है। तो इस कक्षा से पहले हम लोगों ने एक कक्षा लिया था, आप लोगों को याद होगा, 6 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैनल एक्सिस वगैरह हम लोग पढ़ रहे थे, सॉरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, चैनल एक्सिस। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि शरीर में अलग अलग दो पेयर में 2 मेरिडियंस मिलके एक एक्सिस बनाती है, और इस तरह से रोगों के अलग अलग 6 चरण होते हैं। और बीमारी इस तरह से अंदर, पहले शरीर के बाहर, फिर थोड़ा अंदर, फिर थोड़ा और अंदर, और उसके बाद शरीर के इंटरनल भाग में प्रवेश कर जाती है। तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में ये पढ़ा कि जब बीमारी हमारे शरीर पे बाहर आक्रमण करती है, हमारे प्रोटेक्टिंग लेयर को ध्वस्त करके अंदर जाती है, हमारे डिफेंसिव कुई को अगर तोड़ती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होती है, बीमारी यांग नेचर की होती है, एक्यूट होती है, वो हमारे शरीर में एक्यूट सिम्टम अपीयर करते हैं, यानी इमरजेंसी वाली कंडीशन, अचानक से इस तरह से इमरजेंसी वाली कंडीशन उत्पन्न करती है। तो इसको पढ़ने का ये मकसद है कि जब इस चैप्टर पे हम लोग जाएंगे, अब हम आपसे सीधा उसी चैप्टर पे चलते हैं, उस चैप्टर्स पे जाके आपको हम शेयर करते हैं तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्योंकि
हम लोगों ने पहले ही बात किया कि बीमारी जब और बाहर रहती है, उसको निकाल लिया तो ठीक, नहीं निकाल पाया, शरीर के थोड़ा अंदर गया, थोड़ा और अंदर गया, उसके बाद जो हमारा चीज है हमारे शरीर में ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स, एसेंस, ये सारी चीजें हैं, तो उसको ये प्रभावित करेगा, तो शरीर के इंटरनल भाग में प्रवेश हो जाएगा, तो बीमारी क्रोनिक हो जाएगी, उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इस बुक में इसको जब पढ़े हैं आप, चैप्टर इसके साथ, चैप्टर 18 के साथ चैप्टर 4 को जरूर पढ़े। इसके साथ अलग अलग ऑर्गन के चैप्टर है, लंग्स और इनके पढ़े हैं इस चैप्टर में, स्प्लीन के चैप्टर पढ़े, अलग अलग चैप्टर हैं, उस चैप्टर में भी रिलेटेड इससे टॉपिक मिलेगा आपको कि कैसे हमें कहाँ पे ध्यान देनी चाहिए उस समय। तो इससे आगे की बात करें, इससे पहले हम आपको अपना स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन शेयर करते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं हम लोग। हमारा स्क्रीन आपको शो हो रहा है आप लोगों को? आप सभी को स्क्रीन शो हो रहा है मेरा? जी जी, यस सर। धन्यवाद। तो देखिए, हम लोग जिस चैप्टर की बात कर रहे थे वो है चैप्टर 18, और इसमें लिखा हुआ है 4 लेवल्स ऑफ की एंड पैटर्न्स ऑफ डिजीज। तो इसमें 4 लेवल के की में किस तरह के पैटर्न होते हैं, उसके क्या डिजीज में लक्षण होते हैं, और कौन कौन से लक्षण किस किस लेवल के हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है की के 4 लेवल्स होते हैं। तो जो एनर्जी है उसके 4 लेवल्स हैं, और 4 लेवल्स में जब सबसे इंटरनल लेवल में प्रवेश कर गया तो बीमारी उतनी ही गंभीर हो सकती है, वो बीमारी शरीर को उतना ही ज्यादा परेशान कर सकता है। तो बीमारी का जो पहला स्तर है वो डिफेंसिव की लेवल है, जो कि हम लोगों ने अभी बात किया कि हमारे शरीर में प्रोटेक्टिंग लेयर का काम करती है। इससे शरीर का अपर वार्मर यानी सबसे ऊपर का भाग ज्यादा प्रभावित होता है। इसमें हमारे लंग्स जो है वो डिफेंसिव की का कंट्रोलर है, और अपर वार्मर का ये ऑर्गन है, ये प्रभावित होता है। तो इस तरह किस तरह से ये आगे चीजें बात करेंगे हम लोग। दूसरा है की लेवल पे, तो एनर्जी स्तर पे इसमें क्या चेंजेस आता है। डिफेंसिव की को क्रॉस कर जब कर जाता है तो अपने शरीर में अलग अलग तरह के की हैं, लंग्स की, स्प्लीन की, हार्ट की, तो अलग अलग चीजें प्रभावित होती है जैसे जैसे ये अंदर चला जाता है। उसके बाद न्यूट्रिटिव की बात करते हैं। तो जब आप लोगों ने चैप्टर 4 पढ़ा होगा तो न्यूट्रिटिव की के बारे में पढ़ा होगा कि ये पूरी तरह से प्योर होती है, परिशोधित होती है। ये अपने शरीर के एक एक भाग, शरीर के एक एक सेल तक ये एनर्जी पहुंचाने का काम करती है। तो समझ सकते हैं कि अगर इस लेवल में अगर गड़बड़ी हो गई तो कहाँ क्या गड़बड़ी नहीं हो सकती है, शरीर के कौन से भाग अछूते रह जाएंगे इससे। तो बीमारी गंभीर लेवल की यानी तीसरे लेवल में पहुंच गए तो बीमारी का लेवल और बढ़ता चला जाएगा। और चौथे लेवल की बात करें तो ये पहुंच गया ब्लड लेवल पे। तो ब्लड और न्यूट्रिटिव लेवल में बहुत तक अंतर नहीं है, लेकिन ये की के लेवल की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ न्यूट्रिटिव की और ब्लड लेवल की बात कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग सीधा चैप्टर पे ही बात करते हैं। तो जो पहला बात करते हैं हम लोग वो डिफेंसिव की लेवल की बात करते हैं। तो डिफेंसिव की के बारे में अभी हम लोगों ने पहले ही काफी सारा बात कर लिया हम लोगों ने कि डिफेंसिव की बनता कैसे है, स्प्लीन किस तरह से फूड की को भेजता है लंग्स के पास, लंग्स फिर इसमें इसको चेंज करके डिफेंसिव की का निर्माण करती है, गैदरिंग की का निर्माण करती है। तो जो डिफेंसिव की है ये हमारे शरीर में बाहर है, तो ये हमारे शरीर में बाहर से आए हुए चीजों को रोकता है, चाहे वो बाहर से आया हुआ कोई पैथोजेंस हो या बाहरी वातावरण में गर्म हो, ठंडा हो, कोई अन्य मौसम हो, ह्यूमिडिटी का मौसम हो, उससे हमारी रक्षा करती है। उससे हमारे शरीर की रक्षा करने में ये डिफेंसिव की लेवल तब फेलियर हो जाती है जब ये कमजोर हो जाती है, जब हमारे शरीर में इस लेवल का जो गवर्नर है, डिफेंसिव की का जो कंट्रोलर है, जो गवर्नर है, वो कमजोर हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में ये दीवार तोड़ के ये चीजें प्रवेश कर जाती। तो समझिए कि अपने आप को अगर स्वस्थ रखना है तो अपने शरीर में डिफेंसिव की बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर ये अच्छा रहे, ये मजबूत रहे, इसकी दीवार अच्छी रहे, तो ऐसे कंडीशन में हम जल्दी बीमार नहीं होंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जब बाहरी रोग कारक चीज हमारे शरीर के बाहरी एक्सटर्नल भाग पे अटैक करते हैं तो वो सीधा शरीर के इंटरनल भाग पे नहीं जा पाते। तो सबसे पहले उसके दो हाथ जो होते हैं वो होते हैं इसी लेवल पे। ये जो डिफेंसिव की का लेवल है, ये जो डिफेंसिव की दीवार है, इसमें अलग अलग तरह के प्रोटेक्शन है, और उस प्रोटेक्शन में यहाँ इसकी लड़ाई होती है, ये रोकने का प्रयास करता है। ये अगर हार जाएगा तभी चीजें आगे जाएंगी। तो इसमें शरीर के ये रोग बाहर ही होता है, चर्म लेवल पे, स्किन लेवल पे ही होता है। तो जब ये अटैक होता है तो हमारे शरीर पे क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं, हम कैसे समझें किस तरह की चीजें हुई हैं। तो उसके देखिए किस किस तरह के सिम्टम आपको मिल सकते हैं। उसमें से कुछ सिम्टम हम लोगों ने पहले भी पढ़े हैं और उसी सिम्टम को फिर से हम लोग पढ़ रहे हैं
कि देखिए अगर इसमें एक्सटर्नल अटैक हुआ है इस डिफेंसिव की लेवल पे, तो ऐसे कंडीशन में जो सबसे पहला लक्षण है वो है फीवर। दूसरा है कि ठंड से अच्छा नहीं लगना है, ठंड से डरना, शीत से विमुखता, हेडेक। इसके अलावा स्लाइट स्वेटिंग, थोड़ा बहुत पसीना आ सकता है, क्योंकि जब डिफेंसिव की में कोई चीज प्रवेश करती है तो ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं, हमारी बॉडी के जो पोर्स होते हैं वो ओपन रहते हैं, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में बहुत स्लाइटली स्वेटिंग होती है। इसके अलावा रनिंग नोज विथ येलो डिस्चार्ज, तो रनिंग नोज हो सकता है, येलो डिस्चार्ज हो सकता है। इसके अलावा थोड़ी हल्की बहुत प्यास लग सकती है, गले में खरखरी हो सकती है, खरखरी यानी खराश टाइप की जो होती है। इसके अलावा अगर उस टंग उनके अगर टॉन्सिल्स को देखें तो टॉन्सिल्स को जब देखेंगे तो वो सूजे हुए लाल दिखेंगे। तो ये अपने ओपनिंग जितने भी हैं, इन ओपनिंग पे बनाने वाले ने इस पे कहे तो एक तरह से पहरेदार लगा रखा है। तो अपने पास जितने भी ओपनिंग है, जैसे माउथ की बात करें तो यहाँ टॉन्सिल्स, ये हमारे रक्षक हैं। तो ये टॉन्सिल्स में क्या होगा कि जब अटैक होगा तो ऐसे कंडीशन में ये सूज जाएंगे, ये लाल हो जाएंगे, इसमें इन्फ्लामेशन आ जाएगा। तो इससे भी कंफर्म हो जाएगा कि हमारे शरीर पे एक्सटर्नल अटैक हुआ है। इसके अलावा अगर टंग को देखें तो जीभ की नोक या जीभ के साइड वाले भाग यानी एज जो होते हैं टंग के, वो लाल हो जाते हैं। इसके अलावा पल्स देखें तो ये पल्स जो है आपको तैरती हुई नजर आएगी। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा। इसके अलावा देखिए इसमें लिखा हुआ है ट्रीटमेंट में क्या करें, तो इसमें क्या करना है हम लोगों को, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है लंग्स शरीर में डिफेंसिव की का नियंत्रण करते हैं, अतः डिफेंसिव की के लेवल में डिजीज होने से पहले लंग्स का उपचार किया जाता है। कहने का ये मतलब है कि अपर वार्मर जो है हमारा सबसे पहले प्रभावित होता है, और डिफेंसिव की का जो कंट्रोलर है वो लंग्स, यानी अगर अटैक होता है डिफेंसिव की पे तो ऐसे कंडीशन में हम लोग लंग्स का ट्रीटमेंट करते हैं, उसको बाहर करने का काम करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बोल रहे हैं कि अगर रोग बार बार मौसम बदलने पे आ रहा हो, बार बार चेंज आ रहा है, बार बार जो है हम तुरंत तुरंत बीमार पड़ जा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब हम लोगों ने 6 लेवल ऑफ डिजीज हम लोगों ने पढ़ा था, 6 एक्सिस में अलग अलग रोगों के चरण पढ़े थे हम लोगों ने, तो बीमारी इसी तरह से अलग अलग चैनल्स में प्रवेश करती है। तो ट्रिपल वार्मर, गॉल ब्लैडर, लॉन्ग चैनल एक्सिस की बात कर रहे हैं। इसके अलावा फिर अन्य चैनल की बात करते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि जब एक बार शरीर पे इस चीज का अटैक हुआ तो हमारे शरीर में उस डिफेंसिव की से उसके दो हाथ हुए और हमने उसे बाहर कर दिया, तो बीमारी वहीं पे ठीक। फिर बाद में हम लोगों ने लंग्स को मजबूत किया, लंग्स के पॉइंट हम लोगों के पास कि लंग्स को किस तरह से मजबूत करें, उसके लंग्स की के पॉइंट है, उसको टोन कर दिया हम लोगों ने, उस की को और मजबूत कर दिया, यानी पावर बढ़ा दिया। तो फिर ये हमारे शरीर पे बार बार इसका अटैक नहीं होगा। लेकिन अगर अटैक हुआ और हमने उस समय उसको निकाल दिया, लेकिन अगर हमारे शरीर में जो गवर्नर है उस डिफेंसिव की का वो अगर कमजोर है, तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है फिर बार बार इस तरह का आक्रमण हो। जब बार बार आक्रमण होगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो हमारे स्टेजेस हैं वो कमजोर पड़ जाएंगे। फर्स्ट लेवल पे वो आसानी से प्रवेश कर जाएगा, यानी पहले लेवल को आसानी से क्रॉस कर जाएगा, दूसरे लेवल को आसानी से क्रॉस कर जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब बार बार आप बीमार पड़ रहे हैं, जब जब मौसम चेंज हुआ आप बीमार पड़ जा रहे हैं, तो आपको तीसरे नंबर का चैनल एक्सिस जो है उसका यूज करना चाहिए। यानी जो तीसरे नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा था, तो ट्रिपल वार्मर और गॉल ब्लैडर चैनल एक्सिस, यानी TW और GB41, यानी इन दोनों पे ट्रीटमेंट देना चाहिए उसमें। तो आप उस समय डिफेंसिव की का ट्रीटमेंट, यानी जो अटैक हुआ है, जिस भी चीज का जो पैथोजेंस आया उसको निकालने का ट्रीटमेंट तो दीजिए। इसके साथ साथ TW और GB चैनल एक्सिस पे भी ट्रीटमेंट आपको देना चाहिए। और इससे भी यदि लाभ नहीं हो, क्योंकि हम लोगों ने स्टेजेस में बात किए थे, तो प्रथम 3 स्टेज जो है वो यांग तरह के थे। तो जो पहला स्टेज था वो SI UB चैनल था, दूसरे स्टेज पे हम लोगों ने पढ़ा था LI और स्टमक, और तीसरे पे हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिपल वार्मर और GB चैनल। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हम तीसरे नंबर चैनल एक्सिस का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है बीमारी हमारे शरीर को इजीली तीसरे नंबर पे क्रॉस कर जा रहा है, यानी इन 3 भागों को आसानी से, इन 3 दीवारों को क्रॉस करके वो पहुंच जा रहा है वहां तक। तो ऐसे कंडीशन में ये शरीर में आधे प्रवेश कर गए, इसका मतलब ये समझ में आता है। ऐसे कंडीशन में हमारे शरीर के ऑर्गन भी प्रभावित हो सकते हैं, उसके फंक्शन भी प्रभावित हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए कि अगर आप उस डिफेंसिव की में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसको बाहर निकाल दिया, आपने TW GB चैनल एक्सिस का यूज किया, इसके बावजूद भी आपको अगर पूरा पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि शरीर में बीमारी आधा प्रवेश कर गया है,
तो ऐसे कंडीशन में उस डिफेंसिव की को और मजबूत करने के लिए और पावर देने के लिए यहाँ पे आपको स्प्लीन का ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो स्प्लीन का ट्रीटमेंट करने का यहाँ दो मकसद है। जब हम लोगों ने बात स्टार्ट किया तो हम लोगों ने बात किया अपने शरीर में अलग अलग तरह के की है। तो पहला की जो हम लोगों ने बात किया भोजन करने के साथ बनती है फूड से फूड की, और उस फूड की को बनाती है स्प्लीन, और वही फूड की फिर जाती है लंग्स तक, और लंग्स अलग अलग तरह की बनाती है। तो सोचिए कोई इन्वाइडर, कोई पैथोजेंस या बाहरी रोग कारक चीजें हमारे शरीर पे आक्रमण कर देती हैं, हमारे शरीर में आधे प्रवेश कर जाती हैं, तो क्या हमारे शरीर के ऑर्गन के फंक्शन, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म क्या अन्य चीजों को प्रभावित नहीं करेंगे? वो बिल्कुल प्रभावित करेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि उसके ट्रीटमेंट के साथ साथ हमें स्प्लीन का भी ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो एक मकसद तो ये हो गया कि हम डिफेंसिव की को और मजबूती के लिए फूड की से ये प्रोसेसिंग के लिए हमने दे दिया कि शरीर को एनर्जी देगा, एनर्जी से शरीर लड़ेगा। और दूसरे रूप में हम लोग ये जानते हैं कि अपने शरीर में स्प्लीन जो है वो सबसे बड़ा लिम्फोइड ऑर्गन है, यानी हमारे शरीर के सुरक्षा तंत्र का बहुत बड़ा मैकेनिज्म में, सुरक्षा डिफेंस मैकेनिज्म में इस ऑर्गन का बहुत बड़ा रोल है। हमारे तरह तरह के जो सिपाही हैं WBC के, वो इससे गवर्न होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में देखिए इसमें लिखा हुआ है स्प्लीन कंट्रोल्स द केमिस्ट्री ऑफ ब्लड। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है इसमें कि आपके लिए स्प्लीन का आप ट्रीटमेंट करते हैं, ये आपके डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत करता है, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। तो ब्लड केमिस्ट्री को ये ठीक करेगा, यानी ब्लड में कोई चीज आ गया, प्रवेश कर गया, पूरा चीज को गड़बड़ कर रहा है, तो वहां पे स्प्लीन का ट्रीटमेंट आपको देना चाहिए। इसके साथ साथ स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन पर भी बाहरी ठंड और गर्मी का आक्रमण होता है। तो जो ठंड और गर्म, ह्यूमिड कोल्ड का अटैक, ह्यूमिड हीट का अटैक हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने विंड कोल्ड का अटैक, विंड हीट का अटैक। उसी तरह ह्यूमिडिटी के समय है तो विंड अटैक ऑफ ह्यूमिड हीट, अटैक ऑफ विंड कोल्ड, अटैक ऑफ कोल्ड, अटैक ऑफ हीट, अलग अलग तरह के पैटर्न्स हम लोगों ने पढ़े। तो इस तरह से हमारा शरीर प्रभावित होता है, और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं वो इसके अलग अलग ऑर्गन के चैप्टर में आपको मिलेगा। और इससे पहले हम लोगों ने 6 स्टेजेज ऑफ डिजीज चैनल एक्सिस में भी हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा कि अगर LIST चैनल पे अगर ठंड गर्म का अटैक होगा तो उसके क्या सिम्टम होंगे, ऑर्गन के चैप्टर में भी आपको मिलेगा। तो आप इसको जोड़िए, जब भी पढ़िए तो आप इस चैप्टर से उस चैप्टर पे जाइए और उस चैप्टर से इसको जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो देखिए क्या क्या किस किस तरह का अटैक होता है, कितने तरह का इस डिफेंसिव की लेवल पे एक्यूट तरह की डिजीज है, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए ट्रीटमेंट ऑफ डिफेंसिव की लेवल डिजीज, तो हमारे डिफेंसिव की लेवल के हिसाब से रोगों कहाँ का अटैक हो सकता है और क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। तो पहले सिम्टम किस किस पैटर्न पे हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए इसमें अटैक ऑफ विंड कोल्ड ऑन लंग्स, तो ठंड का समय है, हमारे शरीर पे विंड का आक्रमण हो सकता है। तो विंड, हवा अकेले नहीं आती, अगर ठंड का मौसम है तो साथ में ठंड ले आएगी। हवा अगर गर्मी का समय है तो अकेले नहीं आएगी, साथ में गर्मी ले आएगी। तो इसलिए बोलते हैं अटैक ऑफ विंड कोल्ड। लेकिन बहुत बार अकेले विंड का भी आक्रमण होता है। तो उसमें हम लोगों ने परसेंटेज देखा था, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो परसेंटेज देखा था कि अगर अटैक ऑफ विंड कोल्ड का अटैक हो रहा है तो विंड का परसेंटेज कितना और कोल्ड का परसेंटेज कितना। अगर विंड का परसेंटेज ज्यादा, कोल्ड का परसेंटेज कम, तो सिम्टम डिफरेंस। अगर विंड कोल्ड का अटैक हो रहा है और विंड का परसेंटेज कम और कोल्ड का परसेंटेज ज्यादा है तो फिर सिम्टम चेंज, यानी वेरिएशन हो जाता है, अंतर हो जाता है, उससे डिफरेंस कर लेंगे हम लोग। तो हम लोग इसमें बात करते हैं कि इसमें जो पैटर्न है, अटैक ऑफ विंड कोल्ड, अटैक ऑफ विंड हीट ऑन लंग्स, अटैक ऑफ ह्यूमिड कोल्ड ऑन स्प्लीन, अटैक ऑफ ह्यूमिड हीट ऑन स्प्लीन, अटैक ऑफ कोल्ड ऑन स्टमक, अटैक ऑफ कोल्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो कहने का ये मतलब है ये जितने के जितने पैटर्न हैं ये हमारे बाहरी रोग कारक हैं, यानी ये बाहरी वातावरण से संबंधित चीजें हैं, कोई पैथोजेंस है या हमारे बाहरी वातावरण का तापमान, ठंड गर्म, उसकी वजह से है। मौसम ह्यूमिडिटी का है तो ह्यूमिडिटी से अटैक हो गया, तो ह्यूमिडिटी का अटैक देखिए आपको, देखिए स्प्लीन पे दिख रहा है ह्यूमिड कोल्ड। तो हम लोग इसका अंतर कर सकते हैं। तो जैसे आप लोगों ने स्प्लीन का चैप्टर पढ़ा होगा, ह्यूमिड हीट, तो उसमें पढ़ा होगा एक सिंपल सा इन दोनों में अंतर कर सकते हैं। अगर ह्यूमिड हीट ह्यूमिड कोल्ड का हो, कुछ चीजें कॉमन होती है, पेट में दर्द वगैरह होना, ये सब कॉमन होती है, लेकिन ह्यूमिड हीट ह्यूमिड कोल्ड में एक चीज अंतर है। जैसे कोल्ड का अगर अटैक है, लूज मोशन हो रहा है, ह्यूमिड कोल्ड का अटैक हो गया स्प्लीन पे, तो बोलेगा जी डायरिया हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है। तो इसके साथ साथ आप अगर पूछेंगे क्या उसमें स्मेल भी है,
तो बोलेगा नहीं स्मेल नहीं है। तो इससे ये शॉर्ट कंफर्म हो जाएगा कि ये विंड हीट अटैक ऑफ ह्यूमिड हीट नहीं है, ये विंड कोल्ड है, अटैक ऑफ ह्यूमिड कोल्ड है। तो वहां पे ह्यूमिड कोल्ड अटैक का ट्रीटमेंट आप दें। लेकिन वहीं ह्यूमिड हीट का रहेगा तो ज्यादातर ये गर्मियों ह्यूमिडिटी के समय ज्यादा होता है। तो उस समय जब आप अन्य सिम्टम के साथ इसको पूछेंगे तो पेशेंट बताएगा, हीट है तो प्यास भी बताएगा। तो इसके अलग अलग सिम्टम और पैटर्न आपको स्प्लीन वाले चैप्टर में मिलेगा, आपको विंड हीट ऑन लंग्स वाले चैप्टर में मिलेगा। इसके अलावा पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा कि इसके पैटर्न आपको मिलेगा। कोल्ड है, स्टमक में कोल्ड का आक्रमण हो गया, पेट में दर्द हो रहा है, मड़ोर हो रहा है ना, तो उसके आपको अलग अलग सिम्टम उसके चैप्टर में, स्टमक वाले चैप्टर में मिल जाएगा। अटैक ऑफ ऑन कोल्ड का आक्रमण आपके इंटेस्टाइन में हो रहा है, लूज मोशन अनकंट्रोल हो रहा है, पेट से गुड़गुड़ की आवाज आ रही है, अलग अलग तरह के सिम्टम पैटर्न आपको लार्ज इंटेस्टाइन वाले चैप्टर में मिलेगा। तो कहने का ये मतलब है कि ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि डिफेंसिव की लेवल में इतने तरह का डिजीज हो सकता है। और ये सारी की सारी चीजें आप अगर देखें तो एक्यूट है, अचानक से होती है। अचानक से रात में खाना खाया और सवेरे सवेरे लूज मोशन, पूरा स्मेल आ रहा है, पूरा वॉमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है अचानक से। विंड हीट का अटैक भी ऐसे ही होता है, अचानक से आपको बुखार आ गया, पता ही नहीं चलता, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वायरल हो गया, वायरल फीवर हो गया। ये चीजें और कुछ नहीं, ये यही है, अचानक से अपीयर हो जाते हैं सिम्टम इसके। तो इस तरह से अगर आप समझ जाएं, इसके सिम्टम समझ जाएं, तो सिम्टम को समझने के लिए रिलेटेड चैप्टर में जाइए, वहां से इसको आप इसके सिम्टम को वेरीफाई कर लीजिए, सिम्टम मैच कर जाए पॉइंट लगा दीजिए, पॉइंट लिखे हुए हैं इसमें। तो देखिए नीचे इसमें लिखा हुआ भी है, उपरोक्त सभी पैटर्न के उपचार संबंधित ऑर्गन के चैप्टर में दिए हैं। तो जिस ऑर्गन की बात कर रहे हैं उस ऑर्गन के स्टेटाइज 7 के चैप्टर में जाएंगे तो ये सारे के सारे सिम्टम आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे कि हमने आपको इजी तरीके से बताया तो आपको और आसानी हो जाएगी समझने में। उसके बाद की लेवल की बात करते हैं तो यहाँ भी बीमारी इंटर करती है हमारे बॉडी में, ठीक जैसे डिफेंसिव की को क्रॉस करके हमारे की लेवल में आती है तो हमारे शरीर में अब ये इंटर करती है, यानी अब प्रवेश कर रही है, पूरी तरह प्रवेश नहीं हुआ। तो ये हमारे अन्य की को प्रभावित करते हैं। हमारे शरीर में अलग अलग तरह के की होते हैं, जिसको हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया, उसको प्रभावित करते हैं। तो अगर ये हमारे शरीर में थोड़ा अंदर प्रवेश कर गया, हमारे बॉडी में इंटर किया है अभी अभी, तो ये सिम्टम भी थोड़ा सा कुछ कह सकते हैं एक्यूट टाइप का दिखेगा, लेकिन ये हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन को प्रभावित करता है। तो देखिए इसमें भी आपको तीव्र फीवर यानी हाई ग्रेड फीवर दिख सकता है। इसके अलावा एवर्जन टू हीट यानी गर्मी अच्छी नहीं लगेगी, शरीर के अंदर प्रवेश कर गया। इसके अलावा कफ विथ येलो स्पटम। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे शरीर में किसी भी चीज का आक्रमण हो, ये आप लोग इस लाइन को ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर में किसी भी चीज का आक्रमण हो, चाहे वो ठंड का आक्रमण हो, चाहे वो गर्मी का आक्रमण हो, या जो भी चीजें हैं, किसी भी चीज का आक्रमण हो, वो शरीर में जब प्रवेश करती है लास्ट में, अगर ठंड का भी आक्रमण हुआ उसको आप निकाल नहीं पाए तो अंदर जाके वो हीट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि बीमारी आगे बढ़ जाती है स्टेप बाय स्टेप, तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। जब वो ताकत बढ़ती है तो हमारे शरीर में लड़ाइयां होनी स्टार्ट हो जाती है। आप लोगों को पता है इसके बारे में। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हमारे शरीर में ये भी इंटर किया है, हमारे शरीर के अंदर में ब्लड है, बॉडी फ्लूइड्स अलग अलग हैं, उसमें अलग अलग सिपाही हैं, अलग अलग लेवल के सिपाही हैं, उसमें वहां पे युद्ध होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ दिखा रहा है कि हाई ग्रेड फीवर, इसके अलावा एवर्जन टू हीट, गर्मी अच्छी नहीं लगेगी, इसके अलावा खांसी के साथ पतला पीला बलगम, अस्थमेटिक कंडीशन, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, इसके अलावा प्यास, इस तरह की चीजें आ सकती हैं। रोग थोड़ा अंदर हो गई है तो देखिए यहाँ पे जीभ भी लाल होगी और उस पर जो कोटिंग होगी वो येलो कोटिंग, थिक मोटी कोटिंग होगी इस पे। इसके अलावा पल्स की बात करें तो बाहरी चीजें हैं, अंदर प्रवेश कर रही हैं, तो यहाँ पल्स भी जो मिलेगा आपको स्लिपरी पल्स मिलेगा यहाँ पर। तो पल्स भी हम लोगों को उतना अच्छा देखना नहीं आता, लेकिन इसके क्या है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर हम लोग नियमित रूप से अगर नहीं भी आता है और उस पल्स को अगर हमेशा ही देखना शुरू करें तो धीरे धीरे इसके जो गति है इसको समझने में हमें आसानी हो जाएगी। फीवर है किसी को, उसका पल्स चेक करें, किसी को कोई गंभीर बीमारी है उसका पल्स चेक करें, तो ऐसे कंडीशन में वो सेंसेशन से आप अनुमान लगा लेंगे कि हाँ ये कौन सी स्लिपरी पल्स है, कौन सी फास्ट पल्स है, कौन सी पल्स रुक रुक के चल रही है, कौन सी पल्स तेजी से चल रही है, आपको पता चलेगा उसमें। तो देखते देखते हम लोगों को आता है चीजें, एक बार में नहीं आता, करते करते आएगा। तो देखिए इसमें लिखा है स्लिपरी पल्स इज स्मूथ लाइक ए बॉल बेयरिंग, तो आपको पता चलेगा कि बॉल जैसे फिसल रही है, इस तरह से ये जो पल्स है वो स्लिप करती है। ट्रीटमेंट ऑफ की लेवल ऑफ डिजीज हैज बीन गिवन इन चैप्टर रिलेटिंग टू द इंटरनल ऑर्गन। तो जो हम लोगों ने बात किया कि अब की लेवल में आया, अब ऐसा हमारे शरीर में एंटर कर रहा है, तो हमारे शरीर में ऑर्गन है, अलग अलग ऑर्गन है,
जो अलग अलग चीजों को गवर्न करती हैं, अलग अलग चीजों पे काम करती हैं। तो की लेवल में जो गड़बड़ी होगी, तो कहाँ कहाँ किस किस लेवल में की गड़बड़ी होती है, जैसे लंग्स की, स्प्लीन की, हार्ट की, स्टमक की, अलग अलग तरह की होती है। उससे रिलेटेड ऑर्गन में जाके उससे मैच करा के फिर हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। हम लोग यहाँ सिर्फ कह सकते हैं फॉर्मूला समझने का काम कर रहे हैं कि किस तरह से इसको समझें कि कैसे कैसे कहाँ रोग किस स्तर से किस स्तर में प्रवेश करती है, कैसे वो आगे बढ़ती है, उसको समझने का काम कर रहे हैं। उसके बाद देखें तीसरे चरण में जो हम रोग हमारा प्रवेश करती है वो है न्यूट्रिटिव की लेवल। तो न्यूट्रिशन का मतलब, न्यूट्रिटिव की से बात करते हैं हम लोग, न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है पोषण। तो ये जो न्यूट्रिटिव की है इसमें सभी चीजें होती है, ये पूरी तरह से प्रोसेस परिशोधित होती है, शुद्ध होती है। ये हमारे शरीर के एक एक ऑर्गन तक एनर्जी पहुंचाती है, शरीर के एक एक सेल तक एनर्जी पहुंचाती है। तो समझिए अगर बीमारी का लेवल इस लेवल में चला आया, इस लेवल में कोई विसंगति आ गई तो कितनी दिक्कत वाली बात है। तो लिखा है द डिजीज इज ए लिटिल डिपर इन द बॉडी। अब यहाँ क्या है कि की लेवल से थोड़ा और अंदर आई, तो थोड़ा और अंदर डीपर आई, तो डीपर में हमारे ऑर्गन है, अलग अलग ऑर्गन है, वो प्रभावित होंगे। उससे रिलेटेड आपको सिम्टम मिलेगा, लेकिन एक इन जनरल सिम्टम जिसको उस ऑर्गन से जोड़ सकते हैं, उस न्यूट्रिटिव की से जुड़ा हुआ जो ऑर्गन है, उसमें जो ऑर्गन काम कर रहे हैं उससे जोड़ के ये सिम्टम आपको मैच करना है। तो देखिए इसमें क्या सिम्टम आपको मिलेगा। अगर इस लेवल में न्यूट्रिटिव की लेवल प्रभावित होती है तो फीवर एट नाइट। तो आप लोग जानते हैं कि जब हमारे शरीर में ये रोग कारक अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमारे जो हीन ऑर्गन है, जो हमारे वाइटल ऑर्गन है, हार्ट, लंग्स, लीवर, ये प्रभावित होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि हमारा रोग का पैटर्न भी बदल जाएगा। अब क्या है, यहाँ देखिए आपको दिख रहा है फीवर एट नाइट, रात में फीवर आ रहा है, इसके साथ ड्राई माउथ विथ नो डिजायर टू ड्रिंक। तो इसके रात में फीवर भी आ रहा है, मुंह सूखा है लेकिन पानी पीने का मन नहीं कर रहा है। इसके अलावा इंसोम्निया, तो फीवर है और इंटरनल ऑर्गन प्रभावित है, न्यूट्रिटिव की प्रभावित है, पोषण नहीं मिल रहा है तो बेचैन रहेगा, नहीं सो पाएगा। तो अनिद्रा, इसके अलावा बोलने में बाधा, अफेजिया, यानी कहने का ये मतलब ऐसे कंडीशन में फीवर भी बहुत तेज ग्रेड का होता है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा स्पॉट ऑन स्किन, चर्म पर धब्बे आ सकते हैं, लाल लाल धब्बे, अंडर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी स्किन के अंदर, तो चर्म पर धब्बे। इसके अलावा बहुत तेज फीवर में कोमा, अनकॉन्शियस वाली कंडीशन हो जाती है व्यक्ति की, तो कोमा जैसी कंडीशन हो सकती है क्योंकि ये हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रभावित करती है। इसके अलावा टंग को देखें तो शरीर के इंटरनल भाग में गई है, वाइटल ऑर्गन को प्रभावित कर रही है, रात में फीवर हो रही है, इन ऑर्गन प्रभावित है। ऐसे कंडीशन में क्या है, टंग भी हमें इन टाइप की मिलेगी। तो जो टंग होगी वो गहरी लाल, तो गहरी लाल ही बताती है कि शरीर में हीट है, और वो जो हीट है वो बहुत हाई ग्रेड की हीट है। इसके अलावा फाइन रैपिड पल्स, तो महीन तीव्र नब्ज, तो नब्ज जो होगी वो पतली होगी लेकिन स्पीडली होगी, बहुत फास्ट चलेगी वो। तो यहाँ पे देखिए फाइन पल्स लाइक फील्स लाइक ए फाइन थ्रेड, तो धागा को आप लोगों ने देखा होगा, धागे को जब पकड़ते हैं आप इस तरह से स्ट्रांगली, और इस तरह से आप उसको अगर टच करें तो जिस तरह का वाइब्रेशन उसमें चलता है, बहुत तेजी से पास होती है, कुछ कुछ वैसा ही आपको उस पल्स पे वहां पे महसूस होगा। तो इस तरह के सिम्टम आपको न्यूट्रिटिव की लेवल पे मिलेगा, बहुत अधिक यहाँ पे नहीं दिया गया है। इससे पहले हम लोगों ने डिटेल्स में बात किया है, पीछे आप लोगों ने जो चैप्टर नंबर 4 पढ़ा होगा उसमें आपने डिटेल से इन सब चीजों को पढ़ा होगा। यहाँ सिर्फ हम लोग थोड़ा थोड़ा जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं एक से दूसरे को। अब चौथे लेवल की बात कर रहे हैं कि अब देखिए यहाँ पे ये बहुत अंदर प्रवेश कर गया, अब हमारे ब्लड पे इसका राज हो गया, अब रोग जो है वो ब्लड में घूम रहा है, रोग कारक। तो ऐसे कंडीशन में ये ब्रेन, बॉडी, सब जगह पर प्रभावित कर सकता है, सभी चीजों को। और ये जो हीट है, नॉर्मल हीट, अब ये फुल हीट में कन्वर्ट हो जाएगी शरीर में। जैसे पहले आक्रमण हुआ, हीट आया, फिर वो थोड़ा कम हुआ, जब शरीर के अंदर इन किया तो थोड़ा तीव्र हुआ, उसके बाद थोड़ा और न्यूट्रिटिव की लेवल पे गया तो थोड़ा और बढ़ा, लेकिन जैसे ही ये ब्लड लेवल पे गया तो ये फुल हीट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब शरीर में फुल हीट बढ़ गया, यानी हाई हीट बढ़ गई, तो ऐसे कंडीशन में तरह तरह के सिम्टम आपके शरीर में अपीयर होंगे, और उनमें से जो मुख्य सिम्टम है वो देखिए आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। तो इसमें देखिए तेज फीवर, तो ये जो तेज फीवर जिसको बोलते हैं 102, 103, 104 डिग्री, उस तरह का फीवर होगा इसमें, यानी अब ब्लड में आ गया वो। इसके अलावा स्किन इरप्शन, त्वचा पर फुंसियां, तो गर्मी है, ब्लड में है, ब्लड पूरी बॉडी में चल रहा है, ब्लड हमारे शरीर को गर्मी देता है, आप लोगों को पता है।
लेकिन रोग कारक भी इसी के अंदर, तो फुल हीट की वाली कंडीशन है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, इस पे फुंसियां निकल जाएंगे, छोटे छोटे दाने इस तरह से उभर जाएंगे। इसके अलावा वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, तो हम लोग फुल हीट की बात कर रहे हैं, तो ये हीट कहीं भी तोड़ फोड़ मचा सकती है। तो खून की उल्टी हो सकती है, नोज से ब्लीडिंग हो सकती है, आपके स्टूल से ब्लड आ सकता है, आपके यूरिन से ब्लड आ सकता है। इसके अलावा मैनिक बिहेवियर, यानी बिल्कुल जैसे आप लोगों ने तरह तरह के बिहेवियर देखे होंगे लोगों के, तो कुछ कुछ लोगों के बिहेवियर बहुत शांत होते हैं। जैसे डिप्रेशन वाले लोग हैं, उनमें भी दो तरह के होते हैं, एक मैनिक वाले और बिल्कुल एक शांत वाले। तो जो शांत वाले हैं वो गुमसुम होकर बैठा रहेगा, उदास रहेगा, लेकिन जो मैनिक बिहेवियर वाले होते हैं वो मारने पे उतारू हो जाते हैं। आप उसको कुछ थोड़ा सा भी बोल दीजिए तो वो दौड़ पड़ेंगे कुछ भी उठा के मारने के लिए उस पर। तो जस्ट लाइक अगर ये हाई ग्रेड फीवर है तो सोचने समझने की शक्ति यहाँ पे कम हो जाती है, अनकॉन्शियस वाली कंडीशन होगी, कुछ भी बोलेंगे वो झल्ला उठेगा। तो बिल्कुल मैनिक की तरह, पागलों की तरह व्यवहार करेगा वो, कुछ बोलेगा अनाप शनाप, जैसे बोलते हैं ना, वो कुछ भी प्रलाप करना, बड़बड़ाना, तो इस तरह से वो डरलम वाली कंडीशन हो जाएगी, इस तरह से वो बोलता रहेगा। इसके अलावा कन्वल्जन्स, तो उसको झटके अपेक्ष भी आ सकते हैं सम केसेस में। तो बहुत बार अगर इसकी बात करें तो हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात करते हैं। इसके अलावा देखिए कन्वल्जन्स है, इसके अलावा डीप रेड टंग विदाउट कोट, तो यहाँ पे अब जो है हमारे शरीर के इन को प्रभावित कर रहा है। जो ब्लड है हमारे शरीर का इन भाग है, बॉडी फ्लूइड्स है, इन है, तो यहाँ पे इन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी ये ब्लड बॉडी फ्लूइड्स को सुखाएगा। फुल हीट है, बॉडी फ्लूइड्स को सुखाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको डीप रेड टंग, तो टंग जो है डीप रेड होगा और उस पर कोई कोटिंग नहीं होगी, बिल्कुल लाल लाल दिखेगा और ड्राई होगी इस तरह की कोटिंग। और टंग पतली होती है ऐसे लोगों की इस तरह कंडीशन में, तो पतली हो, लाल हो और विदाउट कोट हो, तो इससे कंफर्म हो गया कि हमारे ये शरीर में ब्लड लेवल पे आ गया, इन लेवल पे आ गया, ये फुल हीट है, ये हमारे शरीर को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा वायरी रैपिड पल्स, तार जैसी तेज नाड़ी, यहाँ भी बिल्कुल तेज नाड़ी होगी। तो लेकिन इसमें एक चीज दिखा रहा है कि यहाँ पे नब्ज जो होगी वो तनी हुई रस्सी के समान, तो रस्सी को जैसे खींच देते हैं और जब उसको टच करते हैं तो गांठ गांठ जैसे इस तरह दिखती है ना, तो तेज तो होगी, लेकिन जब आप उंगली रखेंगे तो इस तरह से पार करके नब्ज जो चलती दिखेगी, वो इस तरह से रस्सी के गांठ की तरह आप जब टच करेंगे तो ऐसे ही महसूस होगा आपको, तो इस तरह की मिलेगी। तो देखिए इसके लिए जो ट्रीटमेंट है, इसके लिए ट्रीटमेंट है ट्रीटमेंट ऑफ एक्सट्रीम हीट जनरेटिंग विंड। तो इसमें स्पेसिफिक पॉइंट है हीट को कम करने के लिए, विंड को कम करने के लिए, जो कि ये हीट बढ़ा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि उस ब्लड लेवल में जो चीजें पहुंच गई हैं उसको निकालने के लिए, उस हीट को कम करने के लिए यहाँ पे पॉइंट है लीवर 2-3, SI3, गवर्निंग वेसल्स 16, गवर्निंग वेसल्स 20 और गॉल ब्लैडर 20। ये सारे के सारे पॉइंट जो है सिडेट करना है। और आप इसमें अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, जिसको आप ब्रेन फीवर बोलते हैं ना, उसको कुछ और नाम भी मेनिंजाइटिस, और मेनिंजाइटिस भी बोल सकते हैं, और कुछ और फीवर का नाम है, हम ध्यान में नहीं आ रहा है मेरे। तो उस कंडीशन में भी अगर हाई ग्रेड फीवर हो, ब्रेन पे फीवर चढ़ गया हो माथे पे, तो ऐसे कंडीशन में भी, मेनिंजाइटिस के कंडीशन में भी इस प्रोटोकॉल का यूज होता है। तो आप इस प्रोटोकॉल को लगा के आप उसके इन्फ्लेमेशन को रोक सकते हैं जिसमें ब्रेन प्रभावित हो जाता है। तो हम आप सभी से यही कहना चाहेंगे, जब भी किसी को तेज फीवर हो, हाई ग्रेड फीवर हो, तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहला काम आपको उपचार से पहले ये करना चाहिए कि आपको कोई भीगा हुआ, कोई पानी में, ठंडे पानी में कोई तौलिया या कोई रुमाल भिगा लीजिए, और सबसे पहला उपचार फीवर में ये होना चाहिए कि उसे पानी की पट्टी दे दें माथे पे। जब आप 10-20 मिनट तक पानी की पट्टियां बदलते रहेंगे तो ऐसे कंडीशन में वो फीवर का लेवल स्लाइटली कम हो जाएगा। क्योंकि सबसे तेज फीवर, जब फीवर का असर बहुत हाई ग्रेड होता है, तो ऐसे कंडीशन में हमारे शरीर में ब्लड प्रभावित होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स प्रभावित होते हैं। आपने देखा होगा कि जब फीवर होती है तेज, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हमारा यूरिन देखें आप तो बहुत कम होता है, बहुत गहरा होता है, बहुत कम यूरिन की फ्रीक्वेंसी हो जाती है। क्योंकि एक तो एक्चुअली में शरीर के जो अंदर हीट है वो बॉडी फ्लूइड्स को सुखा रही है। अगर बहुत ज्यादा और यूरिन हुई तो हमारे शरीर में जो ये बैलेंसिंग है ब्लड पतला गाढ़ा करने का, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो शरीर में ये व्यवस्था है। उसके अलावा हमारे ब्लड में अलग अलग सेल्स हैं, वो टूटने लगते हैं। क्योंकि जब हम लोगों ने, चूंकि कोई चीज अलग नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा सामाजिक विज्ञान इस पे बात करते हैं, मानव शरीर विज्ञान की बात करते हैं। जब हम लोगों ने होम्योस्टेसिस चैनल पढ़ा होगा, चूंकि ये चैप्टर यहीं समाप्त हो गया, थोड़ा देर समय है तो हम लोग उस पर बात करते हैं। तो जब हम लोगों ने उस चैप्टर को पढ़ा था, होम्योस्टेसिस जो पहला चैप्टर है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं हैं,
जितने भी तरह के केमिकल रिएक्शंस हैं, चाहे वो एंजाइम्स के हों, हार्मोन्स के हों, या आपके शरीर में कोई चीज प्रोड्यूस हो रहा है, आपके शरीर में कुछ बन रहा है या कुछ टूट रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हमारे शरीर को एक निश्चित टेम्परेचर की जरूरत होती है, और वो उचित उसी टेम्परेचर पे हमारा शरीर, हमारे शरीर के ऑर्गन, वो उसी टेम्परेचर पे वो अपना काम करते हैं। अगर उस टेम्परेचर में वेरिएशन हो जाए, उसमें कमी आ जाए, उसमें बढ़ोतरी हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में वो सारे के सारे फंक्शन, सारे के सारे सिस्टम प्रभावित हो जाते हैं। तो हाई ग्रेड में आप कहें तो देखिए, तो सबसे पहले आपका जो आपके शरीर में अलग अलग सेल्स हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, तो सबसे पहला जो सेल्स हमारा टूटता है वो है प्लेटलेट। बहुत तेजी से टूटता है, और हम लोग जानते हैं कि वो उसका कितना बड़ा महत्व है। अगर उसको कम हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो देखिए, आपको उसको प्रोटेक्ट करना है, तो प्लेटलेट को प्रोटेक्ट कीजिए। इसके साथ आपके ब्रेन में अलग अलग लेयर हैं ब्रेन में, जिसको आप पायामेटर, डूरामेटर और अलग अलग मेटर के नाम से जानते हैं, पायामेटर, डूरामेटर और क्नाइड मेटर। तो ये ब्रेन की मेनिंजेस हैं, ये दीवारें हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करती है। बहुत तेज ग्रेड फीवर होगा तो ब्लड के माध्यम से हीट वहां भी बढ़ेगी, और जब वहां बढ़ेगी तो वहां पे अपनी ब्लड की कैपिलरी जो है बहुत पतली पतली है, बाल से भी ज्यादा पतली पतली कैपिलरीज हैं, तो वहां पे हीट बढ़ेगी तो हमारी ब्रेन के मेनिंजेस को डैमेज कर देंगी। तो ऐसे कंडीशन में ये चीजें समझ सकते हैं, एक छोटा सा फीवर या ये बाहरी पैथोजेंस हमारे शरीर को किस कंडीशन में पहुंचा सकता है। मेनिंजाइटिस जैसी कंडीशन हो जाए तो व्यक्ति जीवन भर परेशान रहता है, बोलने से लेके कई तरह की तकलीफें, बोलना, चलना या नॉर्मल कोई काम कर पाना, समझ पाना, सारी चीजें प्रभावित हो जाती हैं। उनको कन्वर्जन जैसी कंडीशन होना, ये सारे के सारे सिम्टम, लोग जीवन भर परेशान रहते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि इस अलग अलग लेवल के पैटर्न को जो हम लोगों ने पढ़ा, जो 4 लेवल ऑफ क्वी पैटर्न हम लोग डिजीज का हम लोगों ने पढ़ा, इसको अलग अलग चैप्टर से इसको जोड़िए। जो टाइप 7 में कोई भी चैप्टर अलग नहीं है, अगर जोड़ेंगे तो सबसे आपका रिलेशन है, और अलग अलग की कहाँ कहाँ पे किस तरह से काम करती है, 6 स्टेजेज में चैनल ऑफ एक्सिस हमारी किस तरह से काम करती है, कैसे उसके पॉइंट को हम लोग जोड़ सकते हैं, कैसे उसके सिम्टम को मैच करें, तो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में उसके बारे में अलग अलग तरीके से दिया गया है। तो उसको जरूर पढ़ें आप लोग, और आशा करते हैं कि हमारी बात आप तक पहुंची होगी। समय भी लगभग हो चुका है, तो हम अब क्लास आदरणीय सर को हम हैंड ओवर करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। सर एक क्वेश्चन पूछना है सर। जी पूछिए सर, अगर किसी को मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट हो चुका हो, बहुत टाइम, मतलब कई महीने हो गए हों, 6-8 महीने हो गए हों, तब भी हम ये वाले पॉइंट्स दे सकते हैं उनको? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि देखिए हम लोगों ने जब, फीवर तो नहीं है वैसे उनको पर, हाँ सुन लीजिए, कोई बात नहीं। जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं ना, विंड कोल्ड, विंड हीट, तो देखिए अपने सिस्टम में क्या है कि हमारे सिस्टम ये है, जब हम लोग उपचार करते हैं, अगर कोई अटैक आया भी हमारे शरीर में, तो हमारे सिस्टम में तो ये सिस्टम है कि हम उसको निकाल के बाहर कर सकते हैं, निकल जाएगा। लेकिन अन्य पैथी में ये सिस्टम नहीं है। तो क्या होता है कि हम लोग बीमारी करके उसको दबा देते हैं। रोग का कोई इलाज चला, एलोपैथ या अन्य सिस्टम, हम किसी सिस्टम की बुराई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर एक सिस्टम की अपनी अपनी जगह पे अपने अपने टाइम पे महानता है। हाँ, वो उनका सिस्टम है, उनकी भी महानता है कि वो एक्यूट चीजों में बहुत बढ़िया उसका रिस्पॉन्स है, बचाते हैं वो जान। तो होता क्या है कि वो उस चीज को निकाल नहीं पाते। विंड हीट, विंड कोल्ड प्रवेश कर गया, रह गया, मेनिंजाइटिस वो प्रवेश कर गया, वो रह गया। ऐसे कंडीशन में जब इस पॉइंट को आप लगाएंगे तो धीरे 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 देखेंगे कि वहां की जो इन्फ्लामेशन है, चूंकि इसमें ब्रेन के भी कुछ पॉइंट है, आप देख रहे होंगे, जो गॉल ब्लैडर 20 है, सिंगल पॉइंट इतना अच्छा पॉइंट है, वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पॉइंट है, छोटा मोटा पॉइंट नहीं है। आंख, नाक, कान, ब्रेन, कोई भी तकलीफ हो उस पॉइंट को आप लगा सकते हैं। उसके साथ साथ GB16 ब्रेन के ही पॉइंट है, SI3 वो भी इससे जुड़ा हुआ ही पॉइंट है, गवर्निंग वेसल्स का आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसमें जितने पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको लगाने से आपको काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। इसको लगाने से आपको 100% फायदा होगा। इसके साथ साथ अगर वो बीमारी बहुत लंबी चली गई, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो फिर उसके इंटरनल ऑर्गन भी प्रभावित हुए होंगे। वहां उनके इंटरनल ऑर्गन में स्प्लीन, लंग्स, कौन से ऑर्गन, उसके सिम्टम के हिसाब से आप उसको मैच कर सकते हैं, वहां पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सर अगर हम जैसे जरूर देना है और सिम्टम्स को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो सबसे पहले अभी हम इस पैथोजन इसको जरूर देना चाहिए, इसको देना चाहिए, ताकि अगर कुछ भाग उसका रह भी गया है तो वो बाहर हो जाए। वो उनकी चीजों में जो कन्वल्जन या ये सब चीजें जो सिम्टम होते हैं ना, बहुत तरह के सिम्टम होते हैं इसमें, जो मेनिंजाइटिस वाली कंडीशन होती है उसमें बहुत सारे सिम्टम होते हैं। हाँ सर, जब उनको शुरू हुआ था, जिस समय इंसेफ्लाइटिस हुआ था फीवर उनको, तो वो ऐसे कुछ ऊटपटांग बोलने लग रही थी, वो इस तरह की आ रही थी ना, क्योंकि ये ब्रेन के मेनिंजेस का बहुत बड़ा रोल है। जब हम लोग पढ़ते हैं ना
तो अलग अलग भाग का बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो हाँ सर, इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो और जगह भी उसका जी जी इफेक्ट आने लग जाता है ना, वो प्रेशर आ जाता है ब्रेन पे। सिम्टम के हिसाब से आप इसको आगे कर सकते हैं। सर इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, कौन से पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं? देखिए, एक तो आपको सबसे पहले प्रथम रूप में यही देना चाहिए। अच्छा। उसके बाद आपको जब थोड़ा आराम आ जाए, उसके बाद जो सिम्टम प्रभावित हैं, अगर शरीर के कोई ऑर्गन, बॉडी फ्लूइड्स प्रभावित हैं, तो स्वाभाविक बात है, हाई हीट है तो आपके ब्लड कम होंगे, प्लेटलेट्स कम होंगे, ये सब चीजें प्रभावित होंगी ना, आपके ऑर्गन प्रभावित होंगे, फूड की प्रभावित होगी। तो उसके सिम्टम आप भूख, प्यास, नींद, इनसे वेरीफाई करके मैच कर सकते हैं, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी को जी सर, मुझे बस एक छोटा सा प्रश्न पूछना है। हमने है ना बहुत बार किडनी एसेंस के पॉइंट पढ़े हैं जो टोन करने होते हैं, वहाँ हर बार मैं देखती हूँ आर लिखा होता है, वो क्या हर बार हमको राइट हैंड में ही देना है या लेफ्ट हैंड में भी कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि हम राइट हैंड में ही दें, क्योंकि देखिए जब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, तो हम लोग जो टीसीएम का कॉन्सेप्ट है उसमें वो बताते हैं कि जो जन्मजात ऊर्जा मिलती है हमें, जो एसेंस होती है वो राइट किडनी में होती है। तो इसलिए आप अगर दोनों हाथ में ना भी लगाएं, सिर्फ राइट में भी लगाएंगे तो भी आपका काम होगा, लेकिन आप अगर बोथ हैंड में लगाएं तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके जी, थैंक यू। ईर्जा जी, वो एक्चुअली जी सर, जो कोई थेरेपी बढ़ती है तो एक सिस्टम पहले चाइनीज सिस्टम में माना जाता था कि राइट में उन्होंने लेफ्ट किडनी को रियल किडनी माना और राइट को एसेंस कप किडनी माना, ठीक है। लेकिन बाद में कालांतर में बिंग जो शासन काल है उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, चेंज किया। उन्होंने कहा नहीं, किडनी जो है वो दोनों में है और राइट और लेफ्ट दोनों किडनी को मानते हैं। तो अब हम लोग धीरे, पहले शुरू में जो मिलेगा लिटरेचर उसमें आर लिखा होगा, बाद में ठिनका सर ने ही चेंज किया और लेफ्ट और राइट दोनों में शुरू कर दिया। अब आप दोनों में, लेफ्ट और राइट दोनों में आप दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जी धन्यवाद सर, थैंक यू सर। और किसी का प्रश्न कोई है? मुझे पूछना है जी सर। इससे पहले आपने, निरंजन सर, इससे पहले आपने पढ़ाया था 6 एक्सिस वाली, 6 चैनल एक्सिस, और आज आपने ये आज की वाली पढ़ाई है, की डिफिशियंसी इस चैप्टर को। तो एज अ थेरेपिस्ट अगर हम किसी बीमारी का इलाज करते हैं तो दोनों चैप्टर को कैसे कॉम्बिनेशन में कैसे करके इलाज कर सकते हैं सर? देखिए, ये जो चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं आप, ये चैप्टर आपको क्या कर रहा है, इन जनरल आपको सिम्टम दे रहा है। आप समझिए, इन जनरल जैसे विंड कोल्ड का अटैक हुआ तो इन जनरल सिम्टम आपको दे रहा है। हमने आपसे जब क्लास ले रहे थे हम लोगों ने बात किया कि जब विंड कोल्ड, विंड हीट या डिफेंसिव की पे आक्रमण होता है तो हमारा अपर वार्मर सबसे पहले प्रभावित होता है, हमारे आंख, नाक, कान ये प्रभावित होते हैं, हमारा लंग्स जो गवर्नर है वो प्रभावित होता है। उसके सिम्टम से मैच करते हैं ना हम लोग, कोई चीज अलग नहीं है। जैसे 6 पैटर्न ऑफ डिजीज पे हम लोग गए ना चैनल एक्सिस पे, तो वहां भी तो हम लोगों ने पढ़ा कि पहले शरीर के बाहरी भाग पे आक्रमण करता है, तो बाहरी भाग पे हमारा क्या है, डिफेंसिव की है ना। तो वहां हम लोगों ने देखे थे यूबी, एसआई, इसके अलग अलग चैनल का पॉइंट लिए गए थे। अपर वार्मर प्रभावित होता है, गवर्नर लंग्स है तो लंग्स के भी पॉइंट हम लोगों ने देखे थे। थोड़ा और प्रवेश किया तो एलआई स्टमक को प्रभावित किया, थोड़ा और प्रवेश कर गया, आधा शरीर के अंदर चल गया तो टीडब्ल्यूजीबी चैनल एक्सिस प्रभावित हो गया। वहां पे अब सिम्टम फ्लक्चुएट हो गया था, वहां पे जाके ठंड और गर्म दोनों, कपकपी, आप लोगों ने देखा होगा, कपकपी और गर्मी दोनों लग रहा है। तो देखिए, कहने का ये मतलब है, इसके स्पेसिफिक सिम्टम को यहाँ से तो पढ़िए जो चैप्टर है इसमें पढ़िए, लेकिन स्पेसिफिक ऑर्गन के चैप्टर में जाइए, आप लंग्स वाले चैप्टर में जाइए, स्प्लीन वाले चैप्टर में जाइए, हार्ट वाले चैप्टर में जाइए, उस चैप्टर में देखिए। और जो इससे पहले आप लोगों ने चैप्टर 4 पढ़ा होगा वो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए, कि वहाँ कितने तरह के की होती हैं, कौन सी की होल्डिंग का काम करती है, रेजिंग का काम करती है, ट्रांसपोर्टिंग का काम करती है, ट्रांसफॉर्मिंग का काम करती है, प्रोटेक्टिंग का काम करती है, वार्मिंग का काम करती है, कूलिंग का काम करती है। तो ये चीजें हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए, कोई पूछे तो आपके दिमाग में हो जानी चाहिए कि प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा, तो डिफेंसिव की। होल्डिंग और रेजिंग करने का काम किसका है, ट्रांसफॉर्मिंग का काम किसका है, स्प्लीन का। तो ये चीजें जब आपके दिमाग में रहेगी तो कोरिलेशन ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। अगर चीजें बदल नहीं रही हैं, कहीं एकत्र हो गई, अब यूरिन आपके मान के चलिए पैर किसी के सूजन आ गई, तो ट्रांसफॉर्मिंग का काम ये उसी का है, स्प्लीन का। वो चीजों को वहां से ट्रांसफॉर्म करके बाहर निकाल देगा, वहां पे स्प्लीन का ट्रीटमेंट हम लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि जब डिफेंसिव की के बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ऐसे कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ जा सकता है, किस किस ऑर्गन पे जा सकता है। फिर हम लोगों को दूसरे लेवल पे ये ध्यान देना चाहिए कि समय जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो समय कौन सा है, ठंड का समय है, गर्मी का समय है,
ह्यूमिडिटी का समय है, वो देखना पड़ेगा आपको। इसके अलावा विंड कोल्ड का है तो विंड का स्तर कितना है, कोल्ड का इफेक्ट कितना है, दोनों का परसेंटेज देखिए, उसके हिसाब से सिम्टम बदल जाएंगे। तो ये एक दिन में नहीं होगा, जब आप कंटिन्यू इसको पढ़ेंगे, जब इसको आप कंटिन्यू पढ़ेंगे तो जैसे हम बोल रहे हैं वैसे भी आपके दिमाग में हो जाएगा। थैंक यू सर। अभी तक तो अब चैप्टर पढ़ा था लेकिन दोनों को कोरिलेट करना बताया आपने। थैंक यू सर। सर एक चीज बस पूछनी है कि ये स्वेलिंग जो आपने बताई, स्वेलिंग होती है तो हमें स्प्लीन का ट्रीटमेंट देना, बट सर किडनी का ट्रीटमेंट भी तो कभी देना होता है ना सर उसमें? किडनी का ट्रीटमेंट देते हैं हम लोग। देखिए आप लोग फिर कॉन्सेप्ट में उलझ गए। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, किडनी यांग एनर्जी देती है स्प्लीन यांग को। स्प्लीन का ट्रीटमेंट हमने बोल दिया, तो क्या जरूरी नहीं है कि किडनी स्प्लीन अगर अपना काम नहीं कर पा रही तो उसको भी तो कोई कंट्रोलर होगा, उसका मालिक होगा ना। सबका मालिक एक है, ऐसा तो नहीं है। साईं बाबा वाला हिसाब किताब नहीं है। आपको देखना पड़ेगा ना कौन किसको दे रहा है, कौन किसे एनर्जी दे रहा है। पढ़ना पड़ेगा आपको। किडनी इन और किडनी यांग तो भूलना नहीं है, तो रूट है। आपको इस चीज पे हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि हम एक ऑर्गन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं है कि एक ही ऑर्गन पे ध्यान देना पड़ेगा। हमें इसके पूरे कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा कि चाचा बीमार है कि भाई की वजह से जो है भतीजा बीमार है, वो देखना पड़ेगा। जी सर, पड़ोसी बीमार है, मदर बीमार है, बेटा बीमार है। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है सर, जैसे हम बोलते, हाँ जी, बोथ हैंड में लगाना है तो सर बोथ हैंड में दोनों जगह, जैसे हार्ट एक का पॉइंट है, यदि अपन राइट साइड में बताएं लगाते हैं तो वो ट्राइकास्पिड बॉल को ठीक करता है, और यदि लेफ्ट में लगाते हैं सर वो मैटरनल बॉल को सही करता है, तो फिर इफेक्ट अलग अलग नहीं हो जाएगा सर उसका? आप अगर ट्राइकास्पिड बल्ब को ट्रीटमेंट करेंगे तभी तो स्पेसिफिक लगाएंगे, या कोई प्रोटोकॉल में लगाएंगे तो प्रोटोकॉल में 5 एलिमेंट का यूज होता है कि जब हम किसी प्रोटोकॉल बनाते हैं तो किसी का विंड पॉइंट, किसी का हीट पॉइंट, इसको इस तरह से बनाते हैं ना। लेकिन आप H8 लगा रहे हैं, दोनों साइड लगा रहे हैं, उसका कुछ मकसद तो होगा आपका। किस हिसाब से लगा रहे हैं आप H8? नहीं, वो मैं जनरल पढ़ रही थी तो उसमें ऐसा पढ़ने में आया। जनरल पॉइंट में आपने पढ़ा तो ये स्पेसिफिक डॉक्टर वॉल का ये कमाल है। डॉक्टर वॉल ने ये बताया कि हार्ट के अलग अलग बल्ब के ये पॉइंट है, यानी H8 आप राइट साइड लगाएं तो इस बल्ब का ट्रीटमेंट हो जाएगा, लेफ्ट में लगाएं तो इस बल्ब का ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो ये तो स्पेसिफिक है। इन जनरल अगर आपको हार्ट को टोन करना है, हार्ट हीट एलिमेंट में है, आप H8 दोनों साइड लगाएंगे तो हार्ट टोन होगा, उसकी एनर्जी बढ़ेगी। और फिर ये जो बल्ब में इफेक्ट आएगा तो फिर तो जिसको जरूरत नहीं है वो भी इफेक्टिव होगा। फिर कोई दिक्कत नहीं, बल्ब पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आप अगर स्वस्थ हैं, उसको पॉइंट को लगा रहे हैं, तो ये अपने जितने वाइटल ऑर्गन है ना, तो वो लीवर को छोड़ के बाकी सभी के सभी कमजोर होते हैं। एक तरह से अगर देखें आप तो लीवर को छोड़ के बाकी सब लगातार काम कर रहे हैं। आपके हार्ट लगातार पंप कर रहे हैं, किडनी लगातार ब्लड छान रही है। तो आप इस चीज को मत सोचिए कि वो उस पर इफेक्ट आएगा। वो उसको सपोर्ट करेगा, उसके फंक्शन को और इम्प्रूव करेगा, अच्छा करेगा। आप लगा सकते हैं, अगर जरूरत हो तो लगाइए, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि हम इसे टोन सीडेट नहीं करना है तो आप सीट लगाइए बैलेंसिंग करने के लिए। जरूरत होगी तो उस पर वो जाएगा प्रभाव, नहीं जरूरत होगी तो बैलेंसिंग करता रहेगा उसको। सर अगर जैसे ब्लड कम पंप कर रहा है अपना ब्लड को पूरी बॉडी में, जैसे प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है, जैसे ब्लड पंप कर वीक है, तो उसमें हमें हार्ट की लगाना चाहिए, कौन सा लगाना? बिल्कुल लगाना चाहिए। अगर ब्लड को पहुंचाने का काम हृदय का है और हृदय पहुंचा नहीं पा रहा है तो पहुंचाने का काम करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। तो हृदय काम नहीं कर रहा है, उसको ऊर्जा नहीं मिल रहा है, सिंपल सी बात है, हार्ट की लगा देंगे। और हार्ट की को भी कहीं से ऊर्जा मिल रही होगी। हार्ट की मदर है लीवर, अगर वो उसको ऊर्जा नहीं दे रही है तो उसके भी पॉइंट को लगाना पड़ेगा आपको। तो रिलेशन तो सारा लीवर की लगाना पड़ेगा। उसमें सारा का सारा एलिमेंट है। आप लोग जैसे जैसे इस चैप्टर में बढ़ेंगे ना, आपको तो लोगों को समझ में आएगा। ऐसे पूछते रहेंगे। हाँ सर, अभी स्पेसिफिक आ रहा है ना, बहुत दिक्कत मत कीजिए आप लोग। यस सर। अच्छा ज्ञान बढ़ रहा है। देखिए अनिता जैन मैम और सरिता जैन मैम, आप सरिता जैन मैम का प्रश्न था, काफी जानकार है सभी लोग सर। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने कहा था, उन्होंने स्पेशली कहा कि हमारा ट्राइकास्पिड या बाइकास्पिड वाल्व खराब है, तो ये आपको कहीं रिपोर्ट मिली तब उसका ट्रीटमेंट करिए। लेकिन आपको ये लग रहा है कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, सामान्य प्रॉब्लम, तो आप हार्ट का ट्रीटमेंट करिए। अभी डॉक्टर वॉल जब 3rd सेमेस्टर में आएंगे, जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना आपको थेरेपी का दायरा बढ़ता जाएगा, यानी आपका दिमाग बढ़ेगा। जैसे कक्षा 1 में छात्र जो है, अम्मा जरा देख तो ऊपर, ये गाना नहीं लिख सकता, लेकिन 2 में आके लिखेगा, तीसरे में आके कविता लिखना शुरू करेगा,
और फिर चौथे में आके कोई और पढ़ेगा भाषा तो वो लोग बोलेगा। अनिता जैन मैम, आपका प्रश्न भी उसी तरह का है। जितना ज्ञान बढ़ेगा, अभी आप कह रही थी ना, अभी आप डॉक्टर वाल पर YNM पढ़ेंगी तो CI पे आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, संचार पर, तब हार्ट जाएंगी, सर्कुलेशन पे करना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली। तो जिस थेरेपी पे है, जहां पर है, उस थेरेपी की बात करें कि ज्ञान ऐसे बढ़ता है। तो ज्ञान पहले बढ़ेगा, उसको कर्म रूप में परिणित करने का काम क्या है? एक्सपेरिमेंट। आप पॉइंट लगाते हैं, अगर मालूम ना हो कि SP3 कहाँ पर है तो SP3 का ट्रीटमेंट कहाँ होगा? SP3 पहले, SP3 काम क्या करता है ये जानकारी कर लीजिए, फिर SP3 को लगाइए। तो सरिता जैन मैडम और अनिता जैन मैडम दोनों का प्रश्न वही है कि जितना ज्ञान का दायरा बढ़ेगा और वो जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करना होगा वहां करिए। ये हम लोग जनरल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे सिस्टम में, हमारा चाइनीज जो दर्शन था उन्होंने ऐसे कहा कि ऐसे ऐसे डेवलपमेंट बीमारी की होती है। फिर हमारे पास आयुर्वेदिक है, फिर हमारे पास YNM है, फिर हमारे डॉक्टर वॉल है, हम सबका सहारा लेंगे। तो यही बात है, सबको एक साथ हमको समझना है। और इसमें तो बहुत बढ़िया है, पैटर्न ऑफ डिजीज बिल्कुल स्पेसिफिक लिखा हुआ है। 5 में अगर 5 लिखे हुए हैं और 4 आपके कॉमन मिल गए या 3 कॉमन मिल गए, अगर 5 लिखे हैं तो 60% अगर मिल गया तो आप ट्रीटमेंट उसी का कर दीजिए, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, तो इन्हीं हम लोग बस इन्हीं शब्दों। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा पढ़ा और बहुत इसको नॉलेज मिली इस चीज की। फिर मेरा वही कहना है, ये बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, कि जो भी आप यहाँ पर बताया गया है, इसको जब तक आप स्वयं आत्मसात नहीं करेंगे, दूसरे जो आपके साथ नहीं जुड़े हुए हैं उनको बताएंगे नहीं, जब तक इसको शेयर नहीं करेंगे, जब तक इसको पब्लिक में बताएंगे नहीं, यानी जन जन जागरण अभियान के तहत आप बताएंगे नहीं, तब तक इस थेरेपी का कल्याण नहीं होगा। इस थेरेपी को जानकारी बहुत कम लोगों को है। हमारा आग्रह ये है कि इस थेरेपी की जानकारी करने के लिए आप इसको जितना प्रचार कर सकते हो अपने स्तर पर ट्रीटमेंट करिए, प्रचार भी करिए। और तभी हम लोग, जो एस्पस का सिद्धांत है, जो एस्पस का मोटो है कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इस मोटो को पूरा करेंगे और हम लोग तब आगे बढ़ेंगे और थेरेपी आगे बढ़ेगी, थेरेपी का कल्याण होगा और हम थेरेपी के कल्याण के माध्यम से हमारा भी कल्याण होगा। धन्यवाद। निरंजन जी ने बहुत बढ़िया बताया। तो हम लोग इस सेशन को 2 मिनट के लिए यहीं पर रोकते हैं और फिर 2 मिनट बाद शुरू करते हैं।